माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो एक वैकेंसी का है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। चलिए आज हम देखेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और सारी डिटेल्स हम जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल पावर कॉर्पोरेशन एनपीसीआईएल जो एग्जाम है वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग्स के लिए है इन मैकेनिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल डिसिप्लिन बाय शॉर्टलिस्टिंग बेस्ड ऑन द गेट स्कोर। पहले तो हो गया आपके गेट स्कोर, अगर आपके पास है उनके हिसाब से आपको मिल जाएंगे ये जब शॉर्टलिस्ट करेंगे उसके बाद। ठीक है, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू, ये सिर्फ एक पर्सनल इंटरव्यू होगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ द वैलिड स्कोर ऑब्टेन्ड इन द गेट या ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो कि 2020 का अगर आप गेट दिया है, 2021 का, 22 का, इन 3 सालों के अंदर अगर आप गेट का एग्जाम अपेयर कर रहे हो और आपके स्कोर का बेसिस में जो वैलिड स्कोर है उसके बेसिस में आपको ये इस पर्सनल इंटरव्यू के लिए वो शॉर्टलिस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपके लिए क्या चाहिए, मैकेनिकल, अगर आप ये तो आपके इंजीनियरिंग का बेसिस का जॉब है। अगर आपके पास ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल डिसिप्लिन में अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, उसके बाद अगर आप गेट अपेयर करे हो, अगर आप 2019 का गेट दी हो, इसके उनके स्कोर आपके पास है, वो अलाउ नहीं करेंगे कि वी आर नॉट एलिजिबल टू शॉर्टलिस्टेड इन द पर्सनल इंटरव्यू। तो आपको जिन कैंडिडेट ने 2020, 2021, 2022 में गेट दिया है वो लोग एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को अपेयर करने के लिए। उसके बाद 13 अप्रैल 2022 को ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगी npcilcareers.co.in में। 28 बहुत कम दिन है, 15 डेज के अंदर आपको ये सारे चीज़ करनी है। ठीक है, तो करंट वैकेंसी जो है वो ऑन रिजर्व के लिए टोटल तो ये है 225, ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए 88 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 21 वैकेंसी है, एससी कैंडिडेट के लिए 33 है, एसटी कैंडिडेट के लिए 17 है, जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर है एनसीएल उनके लिए 59 है। तो टोटल लगभग आपको मिलकर हो गया 220 218, जो कि रिसेंट वैकेंसी। बैकलॉग जो वैकेंसी थे आपके पास वो एससी के लिए 1, एसटी कैंडिडेट के लिए 2, ओबीसी एनसीएल के लिए 4, टोटल 4। तो लगभग आपको मिलाकर ये हो गया 225। ओके, तो उसके बाद डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी हम यहाँ पर देखेंगे। डिसिप्लिन में कौन से डिसिप्लिन में कितना, मैकेनिकल में आपका है 34 यूआर में, 9 एनडब्ल्यूएस में, 13 है आपके शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में, 7 है आपकी एसटी कैटेगरी में, ओबीसी में 24। तो आपकी मैकेनिकल बैकग्राउंड का जो कैंडिडेट है उनके लिए 87 वैकेंसी। केमिकल कैटेगरी में कितने हैं डिसिप्लिन में, 19 ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए, 5 आपकी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, 7 आपके शेड्यूल कास्ट के लिए, एसटी के लिए 4 है और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 14 है। तो लगभग ये मिलाकर हो गया आपके 49। ठीक है, 49। देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल में आपके 31 है, ज़्यादा है यहाँ पर। यूआर कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 है यूआर के लिए। देन इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके है 12 टोटल वैकेंसी। देन सिविल में आपके कितना है, यूआर के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 5 है। टोटल आपको आपका सिविल में 33 है, तो टोटल हो गया आपके 225। आपको अभी पता चल जाएगा कि कितने वैकेंसी कौन से डिसिप्लिन में है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये तो डिजेबिलिटी को लेकर जो क्लैरिफिकेशन है या आपकी क्लासिफिकेशन है वो आप देख सकते हो। आपको पता है कौन सी डिजेबिलिटी के लिए कितने परसेंट आपको मिलता है। देन पेमेंट ऑफ फी एप्लीकेशन, कितने एप्लीकेशन आपको जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है तो एक नॉन रिफंडेबल आपको रिफंड नहीं मिल पाएंगे इसका, तो उसके लिए आपको 500 एप्लीकेशन फ़ी देना होगी। किन कौन कौन एग्जाम्प्टेड है जो कि एप्लीकेशन फ़ी भरना भरना नहीं है उनको, for only to mail application belonging to UR, EWS and OBC। अगर आप OBC कैटेगरी में हो, EWS या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी में हो, जनरल कैटेगरी में हो या अनरिजर्व कैटेगरी में हो, तो आपको 500 देनी होगी, वो फिर भी सिर्फ मेल को। ठीक है, तो एग्जेम्प्टेड कौन है,
फीमेल कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी में हो, वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एससी एसटी कोई भी हो, बिलोंगिंग टू एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट्स ऑन डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, दोपकिया, एंड एम्प्लॉइज ऑफ एनपीसीएल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन। इतने लोगों को कोई एप्लीकेशन भरना नहीं है, वो एप्लीकेशन फी उनके ऊपर नहीं लग रही, ठीक है। तो सिर्फ मेल कैंडिडेट जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के बैकग्राउंड में है, उनको एप्लीकेशन फी भरना है। हो गया आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर और क्या है, गेट का स्कोर तो चाहिए, फिर भी और भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी ना। तो बैचलर्स इन इंजीनियरिंग जो कि है, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग, 5 इयर्स इंजीनियरिंग जो कि इंटीग्रेटेड एमटेक होते हैं, बीटेक एमटेक होते हैं, मिनिमम 60% इन एग्रेड, आपको फर्स्ट क्लास से चाहिए, ठीक है। इन वन ऑफ द 6 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन मेंशन इन द टेबल, जितने ही जो मैकेनिकल है आपके, सिविल का है, इंस्ट्रूमेंटेशन का है, इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, सारे जो भी 6 डिसिप्लिन है उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट में या कोई भी एक डिसिप्लिन में अगर आप बैचलर्स इन एजुकेशन कर रखी हो, या बीटेक कर रखे हो, या बीएससी इंजीनियरिंग कर रखे हो, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स कर रखे हो, उसके साथ आपको 60% एग्रीगेट चाहिए, आपको 60% एग्रीगेट चाहिए। हो गया ये। उसके बाद क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि एप्लीकेंट्स मस्ट हैव ए वैलिड गेट डिग्री, जो कि मैंने बताया कि 2020, 21, 22 का एक वैलिड गेट डिग्री आपको चाहिए, 2021, 2022 स्कोर इन द सेम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज क्वालिफाइंग डिग्री। और एक बात देखो, अगर आप सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके पास सिविल का बीए और बीटेक और बीएस इंजीनियर एमटेक होना चाहिए, जो भी एक ही होना चाहिए, सारे नहीं, ठीक है। 60% मार्क आप सिविल में स्कोर कर रखी हो। उसके बाद जो गेट की है, गेट को भी आप इसी डिसिप्लिन में दे रखी हो, ठीक है। ये ख्याल रखना, ये इम्पोर्टेंट है। हो गया आपकी। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री अलाउड, जो कि मैकेनिकल प्रोडक्शन, केमिकल में केमिकल हो सकती है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी है। उसके बाद आप क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, आप इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में इतने आ जाएंगे। उस ये तो है आपके, अगर सिविल में हो तो सिविल में चाहिए, ठीक है। देन रिलेटेड डिग्री आपको क्या चाहिए, वो रिलेटेड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कैंडिडेट विद डिग्री डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, ये तो वैलिड गेट डिग्री वही डिसिप्लिन में आपको होने चाहिए। देन उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एज का एज लिमिट, जो कि एज लिमिट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 26 ईयर्स आपको होगी, कितने बोर्न ऑन आफ्टर 96 के बाद आप अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपको 26 से 2022 आज तक हो जाएंगे, ठीक है। 28 4 जो लास्ट डेट है अप्लाई करने तक, ठीक है। देन ओबीसी नॉन क्रिमिनल रिलैक्सेशन 3 साल का आपके पास है, 29 तक है। एससी एसटी के लिए 5 साल है, 31 तक अप्लाई कर सकते हो। पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी डिग्री जो कि 40% से ज़्यादा है, उनको उनके लिए 10 साल तक रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 36, ओबीसी पीडब्ल्यूडी अगर हो 39 है, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी अगर 41 तक अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है कि रिजर्वेशन के कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पर रिजर्वेशन ऑन एज रिलैक्सेशन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और आप कितने साल तक जॉब कर सकते, 56 ईयर तक आपका मैक्सिमम अवेलेबल है। देन उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आप सिलेक्टेड हो गई तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो 1 ईयर ओरिएंटेशन प्रो ट्रेनिंग, आपको 1 साल के लिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग या प्रोबेशन पीरियड में वहाँ पर रखा जाएंगे। उसके बाद आपकी परमानेंट जो अपॉइंटमेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो प्लेसमेंट कहाँ पर होगी आपकी, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ट्रेनिंग, subsequently during service in MPCL, the executive trainees may be posted at any DAE establishment one location, कहाँ पर भी, जो कि NPCIL के ऑफिस में आपको प्रोजेक्ट, जो भी उनका प्रोजेक्ट चल रही है ऑनगोइंग, वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, स्टाइपेंड और आपके ड्यूरिंग ट्रेनिंग कितने हैं, आपको जो भी प्रोबेशन पीरियड में हम रहते हैं, जस्ट ट्रेनिंग के पीरियड में हमको वो स्टाइपेंड और ऑनरेरियम कहते हैं। उसके बाद आपको सैलरी हो जाएगी।
मंथली स्टाइपेंड आपको 55,000 मिल जाएंगे, ठीक है। वन टाइम बुक अलाउंसेस, जो भी बुक ट्रेनिंग मटेरियल खरीदने के लिए आपको 18,000 मिल जाएंगे, एक बार ही मिलेंगे 1 साल के लिए। मैंडेटरी लॉजिंग बोर्डिंग इन अकोमोडेशन एज प्रोवाइडेड बाय एनपीसीआईएल, आपको लॉजिंग बोर्डिंग का कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने रहने के लिए वो आपको प्रोवाइड कर देंगे सारे चीज, ठीक है, बहुत अच्छा है। उसके बाद आपका पे स्केल कितना रहेगी, ये तो आपकी 1 साल तक रहेगी। आपको साइंटिफिक ऑफिसर का ग्रेड मिल जाएंगे, ग्रेड सी में पे लेवल 10 है। पे मैट्रिक्स आपका 56,100 रहेगी। डीएनएस अलाउंसेस 34 पे इन द पे मैट्रिक्स, जो भी आपको पेमेंट मिल जाएंगे उसको 30% आपका डीएनएस अलाउंसेस भी आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लगभग 60,000 के आसपास आप मिल जाएंगे आपको। अलाउंसेस और क्या है, बेनिफिट क्या है एनपीसीआईएल के जब ज्वाइन करने के, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपके पास है, हाउस रेंट एचआरए आपके पास है, फैकल्टी हाउसिंग अकोमोडेशन आपके पास है, साइट लोकेशन अलाउंसेस है, जो भी साइट को आप विजिट करेंगे आपको उनके लिए टीए मिल जाएंगे, डीए मिल जाएंगे। प्रोफेशनल अपडेट अलाउंसेस, जो भी आपके रिलेटेड और कोई भी अलाउंसेस बहुत अच्छा है। कोई एक सेंट्रल लेवल का ये जो है अपॉइंटमेंट, तो इसके सेंट्रल लेवल का ही आपको सैलरी और अलाउंसेस मिल जाएंगे। देन एम्प्लॉय बेनिफिट क्या है, लीव ट्रैवल अलाउंसेस, लीव एंड लीव एंचमेंट, ये सारे तो आपको ज्वाइन करने के बाद मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, selected candidates are required to execute an agreement, a personal indemnity bond of 6,78,000 and service bond to serve NPCL for at least 3 years after successful completion of training. No third party surety is required. Bond amount comprises 12 months stipend 55,000 into 12 plus 1 time book allowances। ये जो है कि 55,000 प्लस 18,000 के जो 18,000 के मिलाकर ये 55,000 इंटू 12, ये कि 12 क्या है, 12 मंथ के लिए ये वन टाइम 80,000, ये मिलाकर हो गया 6,78,000। ये को आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, इंडेमिनिटी बॉन्ड, क्योंकि आप अगर ट्रेनिंग के बाद आपको क्या करना है, 3 साल तक यहाँ पर रहना है, ठीक है। क्योंकि 1 साल तक वो आपको ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद आपको अगर ऑल ऑफ सडन आप जॉब छोड़ देंगे और कोई अच्छा मौका मिल जाएगा, तो आप उनके लिए एक बहुत क्या है, अच्छी बात नहीं है ना, वो एक बंदा को वो ट्रेन के ओरिएंटेशन दिया, फिर वो जाकर और कोई काम कर रहा है, उनके लिए फिर बैकलॉग हो जाएगी, फिर उनको ये आराम और कोई कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगी, ठीक है, इसके लिए। और क्या बात है इम्पोर्टेंट, और वेरिफिकेशन जो भी आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए, ये आप वो भी कैंडिडेट की एज रिलैक्सेशन के लिए, देन डेट ऑफ बर्थ, देन और क्या चाहिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ आप अप्लाई करने के वक्त रख सकते हो। ये है एप्लीकेशन की www.npcilcareers.co.in, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इतने हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो है आप एक बार पढ़ लो, मैं आपको दे दूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो अगर आप इस एप्लीकेशन भर रही हो, ठीक है।